ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की बात करते हैं। आज का आपका टॉपिक है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो एजी है दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है ये रिसेंटली मिजोरम में शुरू किया गया है, राइट। अब इसके दो जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या है कि ये एग्रीकल्चर से एमिशंस को रिड्यूस करना चाहता है, राइट। और दूसरा ये चाहता है कि जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल बने। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड तरीके से देखूं तो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एम सपोज टू रिमेंबर। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समटाइम्स, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिटेल चीज़ों से भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट इट सेज कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ कि वो एग्रीकल्चरल से एमिशंस रिड्यूस करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप एमिशंस की बात करो एग्रीकल्चर से तो बहुत तरह के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, राइट। एंड पीपल टेंड टू मिस दिस। मान लीजिए आप मेन्योर मैनेजमेंट की बात करें, मेन्योर से भी तो अपना मीथेन या कोई और गैसेस रिलीज हो रही है। सिमिलरली मान लीजिए कि एनिमल्स हैं वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि गाय है, राइट। रूमिनेशन जिसे आप कहते हो, जुगाली जैसे आप हिंदी में कहते हैं, तो उनसे भी तो मीथेन रिलीज हो रहा है। सॉइल से अपना जो है ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है, राइट। राइस फील्ड्स है उनसे नाइट्रोजन कंटेंट रिलीज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर फील्ड्स भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स से एसोसिएटेड, चाहे हम क्रॉप्स की बात करें, चाहे हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज हो रही हैं, उनको रिड्यूस करने की भी बात है कि ऐसी प्रैक्टिसेस आप यूज करें ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये रिड्यूस हो। प्लस ये पूरा प्रोसेस जो है इसको सस्टेनेबल बनाने की भी बात है। तो आई होप यू गॉट अ ब्रॉडर पिक्चर नाउ कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्राइंग टू से, राइट। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि लाइंस को ऐसे का ऐसा ना पढ़ा जाए, रादर उसके पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द फार्मिंग पार्ट, राइट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वेयर एग्रीकल्चर से जितनी एसोसिएटेड अलाइड एक्टिविटीज है, लेट्स से लाइव स्टॉक, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो विद टाइम जो है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी कितनी ब्रॉडन हो गई है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। तो प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अगर आप देखो तो वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, राइट, सो दैट इसके एनवायरमेंट बेनिफिट्स हो। एक वन, दूसरा इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव में क्या चीज बोली जाती है कि बहुत सारे फॉरेस्ट लैंडस्केप भी जो इस तरह के हैं उन्हें भी ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और अगर ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जिसे कंजर्व करने की जरूरत है तो उस पर भी यहां पर काम होगा। तो आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन ओनली सेड अबाउट एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कितनी ब्रॉडन है ये भी चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई फॉरेस्ट लैंडस्केप्स? अब यहां पे एक चीज आप याद रखना कि ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल सिर्फ 5 स्टेट्स में चलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, मिजोरम में शुरुआत हो रही है, तो मिजोरम में डांपा लैंडस्केप, सिमिलरली मध्य प्रदेश में चंबल, उड़ीसा में सिमलीपाल आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क पढ़ा है, उत्तराखंड में कॉर्बेट राज्य नेशनल पार्क पड़ा है। तो सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में इनकी शुरुआत है। अब ना आप इसको इमेजिन करो थोड़ा सा कि फॉर एग्जांपल मिजोरम है, मिजोरम में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो इमेजिन करो व्हेन यू बर्न द एंटायर क्रॉप कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रहे हैं, तो वहां पे सुधारने की बात है। सिमिलरली मध्य प्रदेश में आप देखते हो कि कितनी सारी चंबल रिवाइज, जिन्हें चंबल की घाटी कहते हैं, बहुत ज्यादा फार्मिंग नहीं है वहां पे इस तरह के लैंडस्केप में, तो इस तरह की लैंडस्केप को भी सुधारने की बात है। तो आप देख रहे हो इवन दो द फर्स्ट स्लाइड सेड ओनली एग्रीकल्चर, बट इवेंचुअली आपने देखा कि फॉरेस्ट लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी, इनकी भी बात है। अब कैसे किया जाएगा, बस एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर दिया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, दे हैवंट गिवन एग्जैक्ट थिंग्स ये क्या करने वाले हैं, लेकिन ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, राइट, यानी कि पॉलिसीज में इंक्लूड किया जाएगा सो दैट एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो एड्रेस हो। ठीक है, सेकेंडली जितने भी नेशनल और स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और उनका इन 5 मिशन से कोई रिलेशन है तो उसको और फॉर्मुलाइज किया जाएगा सो दैट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो। ऑल्सो अगर आपको ध्यान दो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, राइट। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि क्रॉप्स तो होती ही है, इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट्स ऑफ जो
फ्लोरा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से स्पीशीज भी तो होती है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स होंगे ताकि जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्स या अदर स्पीशीज, उनको भी कंजर्व किया जाए। ठीक है जी। और क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया मिजोरम में झूम कल्टिवेशन से तो दिक्कतें हैं, दे विल बी सॉर्टेड आउट। मध्य प्रदेश में जो ये चंबल की घाटियों जैसे रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा फार्मिंग के अंदर नहीं आते हैं, डेजर्टिफिकेशन के मुद्दे हैं, उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा, सो दैट आपका जितना भी लैंड है जो अंडर फार्मिंग आ सकता है उसको और सस्टेनेबल बनाया जाए। सो बेसिकली इनकी कोशिश क्या है कि बहुत ज्यादा जो फार्म लैंड्स हैं उनको अंदर सस्टेनेबल भी बनाया जाए, प्लस जितना भी मैनेजमेंट किया जा सकता है यहाँ पे किया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑल्दो इनिशियली टॉक्ड अबाउट ओनली एग्रीकल्चर, फिर हमने और डिटेल में पढ़ा इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट लैंडस्केप, राइट। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी भी शब्द आ जाए तो आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की भी बात है, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है कि कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स की भी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ब्रॉडर पता होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं बट हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो प्री में भी क्वेश्चंस आंसर नहीं होते, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जितना एग्रीकल्चरल लैंड की बात है उतनी ही फॉरेस्ट लैंडस्केप्स की भी बात है, राइट, और उतनी ही आपकी बायोडाइवर्सिटी के कॉन्जर्वेशन की भी बात है। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पता होने चाहिए। आप चाहे तो इन्हें कहीं लिख लीजिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट इज गोइंग टू बी देयर इज कि इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है, राइट, कि जो कार्बन या जो लेट्स से आपके ग्रीन हाउस गैसेस इन टर्म्स ऑफ कार्बन रिलीज हो रही है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, उनको आप किसी और फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। किसी और फॉर्म में स्टोर करने का मतलब क्या है, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। लेट्स से कि कार्बन आपकी रिलीज हो रही है, राइट, तो 2 तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। कुछ तो नेचुरल तरीके होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, लेकिन आपने और ज्यादा फॉरेस्ट लगाने शुरू कर दिए, और ज्यादा फार्मलैंड्स को आपने सस्टेनेबल बनाना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो नए पेड़ पौधे हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये अपने आप जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या हुआ, नेचुरली जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके लैंड में लगा हुआ था, सॉरी जो आपके एटमॉस्फेयर में गया हुआ था, नेचुरली अब उसको जो है एनवायरनमेंट जो है यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हटा रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं। आर्टिफिशियल तरीके कैसे होते हैं, मान लीजिए कि कोई आपका फैक्ट्री है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो जिस भी एग्जॉस्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उस एग्जॉस्ट से इनको इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन दे डंप इट समवेयर, राइट। तो यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस खत्म करेंगे, तो नेचुरल तरीके से कार्बन जो है सिक्वेस्टर होना शुरू हो जाएगी, जिससे अपने आप इवेंचुअली सस्टेनेबल लैंड यूज जो है शुरू हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपके 5 पॉइंट्स क्या बने अगर आप देखो, एक तो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसको सस्टेनेबल बनाने की बात थी, देन आपने बोला कि फॉरेस्ट लैंडस्केप्स को भी बेटर करने की बात करेंगे, देन हमने बोला कि हम बायोडाइवर्सिटी को भी क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करेंगे, देन हमने बोला कि आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी यहाँ से अपने आप हो जाएगा एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू सस्टेनेबल लैंड यूज। तो आप देख रहे हो, अब इन 5 में से कोई भी पॉइंट आपको एग्जाम में आ जाता है, यू शुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई। अगर आप सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ते तो शायद आप एग्रीकल्चर से आगे बढ़ ही नहीं पाते। सो दिस इज हाउ यू रीड एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम इन डिटेल। ठीक है जी, तो अब आपको इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है फंड कर रही है, राइट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर याद करना बहुत ही आसान है बिकॉज प्रोजेक्ट इन टर्म्स एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस अनदर की पार्टनर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये चारों ही चीजें याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है जी, चलिए अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हम इनको मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मेंस की एप्लीकेशन की बात करें तो GS1 में अगर हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में दीज कैन बी यूज्ड। जब आपसे क्वेश्चन आता है कि एग्री के लिए व्हाट हैज बीन डन, राइट, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर को ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए, उन क्वेश्चंस में आप इनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो
अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर अगर आपको एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड भी कोई सवाल आ जाता है ज्योग्राफी में, आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मान लीजिए कि अगर आपको पोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप उनमें भी इस क्वेश्चन को कोट कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको लेट्स से बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, तो एग्रीकल्चर में भी उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। कभी कभी आपको क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ जाता है, राइट, कि क्लाइमेट चेंज को केटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं कि नॉट डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज बट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर स्टेप लिया जा रहा है। तो GS1 में इस तरह की यूजेज आपकी हो सकती है। GS2 की अगर हम बात करें तो कभी कभी आपको स्कीम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, कि इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में क्या स्कीम्स लॉन्च हुई हैं एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि इस तरह की स्कीम्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर को सिर्फ क्रॉप्स की तरह ना लेते हुए पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सभी चीजों के बारे में बात हो रही है। कभी कभी आपको IR में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, right, with a lot of agencies या with a lot of different organization, how do you think it is going on, कितना इंडिया आगे बढ़ा है in its international cooperation agencies। तो आप वहाँ पे मान लीजिए कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात लिख रहे हैं कि इकोनॉमी के टर्म्स में IMF और वर्ल्ड बैंक की बात कर सकते हैं हम, लेकिन एनवायरनमेंट की टर्म में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की टर्म में आप FAO की बात भी कर सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट की टर्म्स में आप GEF की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट FAO और GEF ही जो है असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। GS3 का तो एग्रीकल्चर अलग से डेफिनेटली पार्ट है, तो वहां पर तो डेफिनेटली आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। प्लस GS3 में आपका एनवायरनमेंट का भी पार्ट अलग है। तो अगेन इफ इट्स आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोल्यूशन और इट इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो वहां पर भी आप इन चीज को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। अगेन GS4 में एथिक्स केस स्टडी में तो दिस विल बी अ वेरी गुड पॉइंट कि मान लीजिए आपको किसी इस तरह के एरिया का इंचार्ज बना दिया गया है फॉर XYZ ऑफिसर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक। तो याद है आपने मैकेनिज्म्स लिखे थे कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे स्कीम्स को, आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस या कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस आप डेफिनेटली केस स्टडीज में डेफिनेटली अपने कोट कर सकते हैं। ऑल्सो जब आप एनवायरमेंट एथिक्स की बात करते हैं वहां पे भी आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो एक सिंपल से टॉपिक को हमने कितने ब्रॉड तरीके से पढ़ा, एंड आई होप अगर अब आपको मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद द प्रीलिम्स टॉपिक। ऑल्सो प्री के क्वेश्चंस भी अब आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके, बाय बाय।